पिछले 60 वर्षों से यह लगभग हर दशक रक्तपात देखा गया है। 1948, 1956, 1967, 1973 और 1982 इन पांचों युद्ध में जानकारी डेटा के मुताबिक मरने वालों की संख्या करीब 5 लाख लोगों से भी ज्यादा थी। इन सभी युद्ध की कुल लागत करीब 300 बिलियन डॉलर से भी अधिक है। इसमें से पहले अरब और इजराइल वॉर को अरब कंट्री द्वारा तबाही के रूप में देखा गया और इजरायली यहूदियों के द्वारा इसे स्वतंत्रता और खुद के अस्तित्व के रूप में देखा गया। अरब और इजराइल इन दोनों का ये संघर्ष मध्य पूर्व राष्ट्र में एक राजकीय उलट पालट की शुरुआत थी। ये समय एक दूसरे के प्रति आकांक्षाएं और परस्पर विरोधी रिलीजन्स की सेंटिमेंट का समय था। ये प्रथम अरब इजराइल युद्ध की एक कहानी है, एक ऐसी गाथा जो आने वाली पीढ़ियों के भाग्य को आकार देने वाली थी। चलिए जानते हैं प्रथम अरब और इजराइल युद्ध के बारे में आज की। में अरब और ज्यूश के बीच लगातार बढ़ती टेंशन से ब्रिटिशर्स ने इस राष्ट्र पर से अपना कंट्रोल छोड़ दिया। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के तहत अरब और यहूदियों के बीच का क्षेत्र का विभाजन कर दिया गया। तब से लेकर लगी आग आज तक भड़क रही है। प्रथम अरब इजराइल बीच के युद्ध की जड़ों को समझने के लिए हमें 20वीं सदी पीछे जाना होगा। 11 नवंबर 1918 में प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद ब्रिटिशर्स ने फिलिस्तीन में यहूदियों को अपना अलग राष्ट्र बनाने का वादा किया था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में जीतने के लिए ब्रिटिशर्स को यहूदियों की सहायता चाहिए थी और चालाकी से उन्होंने यहूदी और अरबों दोनों को वादा किया था कि पैलेस्टाइन में उनको अलग अलग अपना राष्ट्र बनाने देंगे। लेकिन वर्ल्ड वॉर खत्म होते ही ब्रिटिश और फ्रेंच ने पैलेस्टाइन को अपने आप में आधा आधा बांट लिया। इसके साथ ही इस भाग पे ब्रिटिशर्स का कंट्रोल आता है। इसके साथ ही ब्रिटिशर्स ने इस पैलेस्टाइन के एरिया में दो राष्ट्रवादी विचारधाराओं को उभरते हुए देखा था। यहूदी और पैलेस्टीनी अरब समुदायों के बीच लगातार विरोध प्रदर्शन, दंगों और विद्रोह को देखरेख करते हुए ब्रिटिशर्स को इस राज्य को चलाना पड़ा। लेकिन यहाँ पर लगातार बढ़ती तनाव की वजह से ब्रिटिशर्स को इसे संभालने में दिक्कतें आ रही थी, या यूं कहो कि उनका पेट भर गया था। उन्होंने इस जगह पर से अपना कंट्रोल छोड़ दिया और जैसे ही ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्यास्त हुआ, संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन राज्य के विभाजन का प्रस्ताव सामने रखा, जिसमें अलग अलग यहूदी और अरब राष्ट्र के निर्माण की संकल्पना रखी गई थी। 29 नवंबर 1947 में यूएन ने अपने एक्ट 1812 के तहत पैलेस्टाइन की विभाजन करने हेतु एक महासभा रखी, जिसमें अलग अलग राष्ट्र को वोटिंग करनी थी और वोटिंग में विभाजन के पक्ष में 33% वोट मिले। इसमें 13% वोट विरोध में मिले और 10% वोट अनुपस्थित थे। और इसी के तहत इजरायली यहूदियों को पैलेस्टाइन की जमीन पर, जो 3000 सालों पहले उनकी ही जमीन थी, जिसके बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो भी बनाया है, इस वीडियो को देखने के बाद उसे भी जरूर देख लेना। यहूदियों को पैलेस्टाइन में अपना अलग राष्ट्र बनाने का मौका मिलता है, जिसे यहूदी लोग स्वीकार लेते हैं, लेकिन अरब कंट्रीज इसके विरोध में जाती है और सभी अरब कंट्रीज ने इजराइल नाम के इस छोटे से राष्ट्र को नष्ट करने की कसम खा ली। यूएन ने इस पार्टीशन प्रस्ताव को फिलिस्तीनी अरब और इजरायली यहूदियों के बीच के संघर्ष को कम करने के लिए लाया था, लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। जैसे ही इस प्रस्ताव के तहत अलग इजराइल नाम का एक यहूदी राष्ट्र बनता है, दुश्मनी की इस बारूद को आग ही आग लग जाती है। ये आग थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। हिंसक टकराव झड़प शुरू होती है। 14 मई 1948 को इजराइल राष्ट्र के निर्माण के बाद मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, इराक, लेबनान की अरब सेनाएं इस नए इजराइल राष्ट्र को कुचलने के लिए आगे बढ़ी। इस हमले के पर्दे के पीछे से सऊदी अरेबिया, येमेन, लेबनान और सूडान ये देश भी मिले हुए थे। यानी कि दुनिया के 8 बड़े बड़े देशों ने एक साथ इजराइल नाम का एक छोटा सा देश, जो भारत के केरल राज्य से भी छोटा है, इस छोटे से देश पर आक्रमण कर दिया। इजराइल यानी कि दुनिया में एकमात्र यहूदी देश, जिसे सालों से प्रताड़ना करने के बाद, सालों से अन्य अत्याचार सहन करने के बाद अपना खुद का देश मिला था, वो किसी भी कीमत पर अपना खुद का अस्तित्व का देश छोड़ना नहीं चाहता था। यहूदी लोग जी जान से अरब सेनाओं का मुकाबला करते हैं। इजरायली सैनिकों का पहला मिशन था अरब सेनाओं को आगे बढ़ने से रोकना। लेकिन अभी भी बने इस इजराइल के बाद खुद की आर्मी और खुद की सेना नहीं थी। इजराइल की सुरक्षा की जिम्मेदारी हगाना, इरगुन और लेही इन सुरक्षा संगठनों पर थी। लेकिन इन संगठनों में सैनिकों की संख्या बहुत कम थी और अरब सेना उन पर बहुत ज्यादा भारी पड़ गई, जिसकी वजह से कई सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इजराइल के पास न खुद की आर्मी थी, न खुद की वायुसेना थी, न खुद की नौसेना, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के बस यही लग रहा था कि इजराइल का अब नामोनिशान ही मिट जाएगा। लेकिन नहीं, फिर भी इजराइल इस वॉर को जीत जाता है। कैसे, जानने के लिए कहानी में थोड़ा रिवर्स लेते हैं। ब्रिटिशर्स ने जब कब्जा किया था पैलेस्टाइन पर, तब उन्होंने किए वायदे के अनुसार कई सारे यहूदी लोगों को पैलेस्टाइन के एरिया में लाया था और एक ऐसा समय था जिसमें दुनिया भर से यहूदी लोग पैलेस्टाइन के इस एरिया में आ रहे थे और उन्हें रोकने वाला उस वक्त कोई भी नहीं था।
इन 25 सालों में करीब 30 लाख लोगों से भी ज्यादा यहूदी लोग पैलेस्टाइन के इस एरिया में आए थे। जब 26 मई 1948 में युद्ध शुरू हुआ, उसके ठीक एक दिन बाद इजराइल ने आईडीएफ की स्थापना की थी और युद्ध शुरू होने के कई साल पहले से जो भी यहूदी लोग पैलेस्टाइन के एरिया में आ रहे थे, उन्हें सुरक्षा संगठन हगाने में सक्रिय सहभाग लेना पड़ता था। मतलब आप यूँ समझ सकते हैं कि सभी को आर्मी ज्वाइन करना कंपलसरी बनाया गया था। अब हम उस टॉपिक पर आते हैं जहाँ से हमने रिवर्स लिया था। 1948 में सभी अरब कंट्रीज इस छोटे से इजराइल राष्ट्र पर आक्रमण कर देती है और इनका मुकाबला इजराइल की सुरक्षा संगठन कर रही थी, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी, काफी लोग मारे जा रहे थे। तो पूरी दुनिया को लग रहा था कि इजराइल अब खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं। इस कहानी में एक ट्विस्ट आता है। करीब 1 साल पहले ऐसी बात इजराइल में चल रही थी जिसके बारे में दुनिया ने कभी सोचा नहीं होगा। करीब 1 साल पहले मतलब 1947 में डेविड बेन गुरियन, जो उस समय यहूदी लोगों के प्रमुख लीडर थे, उन्होंने एक नियम बनाया था कि सभी आने वाले हर पुरुष और महिलाओं को आर्मी की ट्रेनिंग लेनी ही पड़ेगी। यानी कि जो भी यहूदी लोग इस जमीन पर आ रहे हैं, उन्हें सैन्य शिक्षा लेना कंपलसरी बनाया गया था। और जब तक 1948 में ये वॉर शुरू हुई, काफी सारे लोग ट्रेनिंग लेकर सैनिक बन चुके थे और जो भी सैनिक ट्रेनिंग ले चुके थे, उन्हें जंग शुरू होने के कुछ ही दिन बाद इजराइल की डिफेंस सिस्टम आईडीएफ में शामिल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, हथियारों के बिना वॉर लड़ना लगभग असंभव है। फिर यहूदियों ने ऑपरेशन बैलक को अंजाम दिया। ऑपरेशन बैलक एक सीक्रेट तस्करी अभियान था जिसके तहत दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो अलग अलग हथियार थे, एयरफोर्स के लड़ाकू विमान, मिलिट्री टैंक, मशीन गन और बम जैसे कई सारे हथियारों को इन्हें आधे दामों में खरीद कर इजराइल ने ऑपरेशन बैलक को अंजाम दिया। इस तरह से हथियारों की स्मगलिंग करके इजराइल ऑपरेशन बैलक के तहत हथियारों लाता रहा और उनका ये पूरा ऑपरेशन बैलक 3 महीने तक चलता है। और इस पूरे ऑपरेशन बैलक को अंजाम देने वाले गार्डन लेवल थे और इन पूरे 3 महीनों में गार्डन लेवल ने हजारों हथियार, गोला बारूद, टैंक्स को हवाई मार्ग या समुद्री मार्ग से इजराइल में लाके रख दिए। और इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए यहूदियों के अमीर लोगों का सबसे बड़ा योगदान था। जिन देशों ने इजराइल पर हमला किया था, उनमें से सबसे बड़ी सेना इजिप्ट की थी। इजिप्ट ने दक्षिण से इजराइल पर हमला कर दिया। इजिप्ट की सेना इजराइल में दक्षिण से आगे बढ़ती रहती है। इजराइल में मौजूद तेल अवीव शहर में वो घुस जाते हैं, जहाँ पर अनेक बस्तियों को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। लेकिन फिर भी इजिप्ट को यहाँ पर कंट्रोल करना काफी मुश्किल जा रहा था, क्योंकि इजराइल की सेना लगातार जवाबी हमले कर रही थी। उसके बाद 29 मई से 3 जून तक इजरायली वायुसेना, जो अपना पहला ही युद्ध लड़ रही थी, उसने 70 से 80 किलोग्राम वजनी कई सारे बम गिराकर इजिप्ट की सेना को डिस्ट्रॉय कर दिया। इस अचानक हमले से इजिप्ट की सेना बिखर गई, लेकिन उसके बाद भी इजराइल यहाँ पर ही नहीं रुका। इजराइल ने लगातार 3 हमले किए। उसके बाद से इजिप्ट की सेना अपने ही देश में भाग गई। दूसरी तरफ पैलेस्टाइन में मौजूद लैट्रन का किला, जो जेरूसलम के पास मौजूद था, उस पर कब्जा करने के लिए इजरायली सेना और जॉर्डन की सेना 2 महीने तक लड़ती रही। इसे बैटल ऑफ लैट्रन कहा जाता है, जिसमें इजरायली सेना को हार का सामना करना पड़ा। जॉर्डन ने इस महत्वपूर्ण किले पर अपना कब्जा जमा लिया था, जिसकी वजह से इजराइल में जो भी खाना, महत्वपूर्ण आवश्यक दवाइयाँ वगैरह आती थी, उन सब पर रोक लगा दी गई। वेस्ट जेरूसलम में एक तरफ दवाई और खाने की शॉर्टेज चल रही थी और दूसरी तरफ हवाई मार्ग से अरब सेना लगातार बम डालने जारी रखती है, जिसकी वजह से इस बैटल को कहा जाता है बैटल ऑफ जेरूसलम। अरब सेनाओं ने इजरायली सैनिकों को जेरूसलम से भगा दिया, कईयों को मार दिया और कईयों को कैद कर लिया और इस तरह से जेरूसलम को इजराइल ने पूरी तरह से गंवा दिया। बाकी अरब सेना इजराइल के ऊपरी हिस्से पर अटैक करती है और काफी हद तक अंदर इजराइल में घुसती जाती है। और एक तरफ से सीरिया ने भी इजराइल पर हमले चालू किए थे और इसी तरह से अरब और इजराइल के बीच एक पहली वर्ल्ड वॉर शुरू होती है। और चारों तरफ से अरब सैनिकों की होने वाली इस अटैक पर इजराइल भी अपनी तरफ से लगातार बम डालने जारी रखता है, लेकिन इसका ज्यादा कुछ इम्पैक्ट भी नहीं हो रहा था। जैसे जैसे वक्त बीतते रहता है, वक्त बीतने के साथ साथ इजराइल भी अपनी जमीनें खोते रहता है। लेकिन फिर भी इसके बाद इजराइल एक ऐसा कदम अपनाता है जिसके बारे में पूरी दुनिया ने कभी भी नहीं सोचा था और उसके परिणाम के बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इजराइल ने चेकोस्लोवाकिया से कई लड़ाकू विमान मंगवाए और इतना ही नहीं, इजराइल ने अपनी वायुसेना को मजबूत करने के लिए और अरब कंट्री से लड़ने के लिए कई सारे बड़े बड़े पायलट को भाड़े से बुलाया। इन सभी पायलट्स को वर्ल्ड वॉर 2 का एक्सपीरियंस था और इससे पता चलता है कि यहूदी लोग कितने इंटेलिजेंस होते हैं, उनका दिमाग कितना तेज होता है और इसी तेज दिमाग की वजह से उनमें ज्यादातर लोग अमीर होते हैं। अरब और इजराइल के बीच ये वार चल ही रहा था, लेकिन दूसरी तरफ चुपके से यहूदियों ने अपने आर्मी और एयरफोर्स का निर्माण कर लिया था।
लेकिन फिर भी एक चीज बाकी थी, किसी भी कंट्री से लड़ने के लिए सबसे जरूरत होती है नौसेना की, और अब बारी थी नौसेना बनाने की। एक समय पर जो ब्रिटिश लोग थे यहूदियों को इस एरिया में ला रहे थे अनेकों जहाजों का इस्तेमाल करके। वो जहाज इजराइल में मौजूद हिपा बंदर पर अभी भी बंधे हुए थे। इजराइल ने इन्हीं जहाजों की मरम्मत करवा कर उसमें हथियारों और वेपन से उन जहाजों को सज्ज किया। सभी जहाजों को हथियारों से सुसज्ज करने के बाद इस हिपा बंदर को नौसेना का अड्डा बना दिया जाता है और इस तरह से निर्माण होता है इजरायली नौसेना का। युद्ध शुरू होने के 3-4 महीने में ही इजराइल अपने वायुसेना और नौसेना का निर्माण करने में सफल हो गया था। लेकिन इसी बीच यूनाइटेड नेशन ने संधि का प्रस्ताव रखा। यूनाइटेड नेशन ने संधि के प्रस्ताव के तहत युद्ध विराम घोषित किया और हथियार न जमाने की शर्त रखी। लेकिन इजराइल कहाँ चुप रहता है। वो जानते थे कि इसके बाद भी अरब कंट्रीज उन पर लगातार आक्रमण जारी रखेंगे और उन्हें पूरी तरह से सज्ज रहना होगा। इजराइल अपनी सेना को भर्ती करना लगातार जारी रखता है और करीब 65,000 से भी ज्यादा लोग आर्मी ज्वाइन कर चुके थे। यूएन के शांति प्रस्ताव के बाद भी ज्यादा दिन तक इजराइल और अरब के बीच शांति नहीं रही। 1 जुलाई 1948 में फिर से युद्ध शुरू हो जाता है। अचानक से इजिप्ट इजराइल के तेल अवीव शहर पर हमला कर देता है, लेकिन इस बार दुनिया को इजराइल की सैनिकी ताकत का अनुभव होता है। इजराइल ने ऐसा जवाबी हमला किया कि एक ही दिन में इजिप्ट की सेना भागकर अपने देश में चली गई। और इजराइल यहीं पर नहीं रुकता, लगातार इजिप्ट पर हमले जारी रखता है और इजिप्ट की ज्यादातर टेरिटरी अपने कब्जे में ले लेता है। और इतना ही नहीं, इजराइल ने पैलेस्टीनी एरिया पर भी आक्रमण करना शुरू कर दिया। हजारों पैलेस्टीनी लोगों को भगा दिया गया। उसके बाद इजिप्ट ने 3 बार इजराइल पर हमले किए, लेकिन तीनों बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उनके हजारों सैनिक मारे गए। उसके बाद इजिप्ट ने कभी भी इजराइल पर हमला नहीं किया। 16 जुलाई के दिन इजराइल ने पैलेस्टाइन में मौजूद 2 बड़े शहर रमिया और लैदा पर कब्जा कर लिया। यहाँ पर लोगों की ज्यादातर पॉपुलेशन थी। लोगों को भागकर जाना पड़ा और भागते भागते कई सारे लोग मारे गए। इसके बाद बारी थी लेक्ट्रन किले की, जहाँ पर पहले से ही अरब सेनाओं का कब्जा था। इजराइल ने अरब सेनाओं को दौड़ा दौड़ा के मारा, लेकिन इसके बाद भी इजराइल यहाँ पर ही नहीं रुका, बल्कि इजराइल ने जो इंटरनेशनल कब्जे में पैलेस्टाइन का आधा भाग था उसे भी हासिल कर लिया। इसे हासिल करने में इजराइल को बस 2 ही दिन लगे थे, क्योंकि इजराइल ने बड़े पैमाने पर हमले करने शुरू कर दिए थे। इजराइल की ताकत से अरब कंट्रीज अंदर से हिल गई थी, क्योंकि उनका ज्यादातर इलाका इजराइल अपने कब्जे में ले चुका था। उसके बाद 18 जुलाई के दिन यूएन और एक युद्ध विराम घोषित करता है। इस वीडियो को देखते समय आपने ये नोटिस किया होगा कि युद्ध के पहले चरण में अरब सेना हमले कर रही थी और इजराइल अपना बचाव कर रहा था, लेकिन दूसरे चरण में इजराइल हमले कर रहा था और अरब कंट्रीज अपना बचाव में लगी हुई थी। युद्ध विराम घोषित करके यूएन ने एक पार्टीशन प्रस्ताव रखा, जिसके तहत पैलेस्टाइन का निचला हिस्सा आधा इजिप्ट और आधा जॉर्डन को दिए जाने का प्रस्ताव में था, और इसमें ऊपरी हिस्सा गैलीली वाला जिसे इजराइल को दिया जाए, और सबसे महत्वपूर्ण जेरूसलेम जिसे यूएन के इंटरनेशनल कंट्रोल में रखे जाने का प्रस्ताव में लिखा गया था। लेकिन इस प्रस्ताव को दोनों बाजू से ठुकरा दिया जाता है। इसी बीच के समय में पैलेस्टाइन में मौजूद कुछ बस्तियां थी जिसे अरब सेना सुरक्षा दे रही थी। ये अरब सेना लगातार इजराइल पर बमबारी कर रही थी, जिसकी वजह से तंग आकर इजराइल ने भी उन पे हवाई हमले कर दिए और इस तरह से फिर से युद्ध शुरू हो जाता है। 15 अक्टूबर का शुरू हुआ युद्ध का तीसरा और आखिरी चरण था, जिसमें इजराइल ने ऑपरेशन हिरन लॉन्च किया। 3 दिन तक चले इस ऑपरेशन में इजराइल ने ऊपरी सभी हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया और करीब 400 अरब सैनिकों को बंदी बना लिया। नवंबर 1948 इजराइल ने लेबनान पर भी हमला कर दिया, करीब 15 गांवों को अपने कब्जे में ले लिया। ऑपरेशन हिरन के तहत ऊपरी हिस्से को कब्जे में लेने के बाद इजराइल अब निचले हिस्से को कुचलने के लिए तैयार ही था। इजराइल ऑपरेशन यो लॉन्च करता है, जिसके तहत नेगो का एरिया जो जॉर्डन और इजिप्ट के कब्जे में था, इजराइल उस पर बमबारी कर देता है और इस एरिया को अपने कब्जे में ले लेता है। उसके बाद इजराइल इन दोनों देशों के अंदर तक घुस गया था, काफी तबाही मचा दी थी। इसके बाद इजराइल यहीं पर नहीं रुका, इजिप्ट में मौजूद सिनाई पेनिसिल्विया पर अपना कब्जा जमा लिया। इसके बाद इजिप्ट ये समझ जाता है कि अपनी कोई खैर नहीं। 7 जुलाई 1949 में इजिप्ट शांति का समझौता कर लेता है, जिसे इजराइल मान लेता है और गाजा का हिस्सा इजिप्ट को दे देता है। नेगेव का एक एरिया इजिप्ट अपने कब्जे में ले चुका था, लेकिन दूसरा एरिया बाकी था। दूसरा एरिया जॉर्डन के कब्जे में था, जिसके लिए इजराइल ऑपरेशन उडा लॉन्च करता है। 10 मार्च तक इजराइल इस पूरे एरिया को अपने कंट्रोल में ले लेता है और इलेट अकबा पर अपना झंडा लहरा देता है। और इसी झंडे लहराने के वक्त को अरब और इजराइल के बीच इस पहले युद्ध का अंत माना जाता है। इस युद्ध में इजराइल ने अपनी ताकत पूरी दुनिया को दिखा दी थी। जब जरूरत नहीं थी तब अपनी वायुसेना, अपनी नौसेना और अपने आर्मी मजबूत बनाने में इजराइल ने ज्यादा ध्यान दिया था। लोगों को ट्रेनिंग कंपलसरी करवाई और अपने आर्मी को मजबूत किया। उसके बाद इजराइल ने अपने एरिया को वापस तो लिया ही, लेकिन दूसरे के भी एरिया को छीन लिया। 1949 में युद्ध विराम पर समझौता होता है, जिसे आर्मिस्टिस एग्रीमेंट भी कहा जाता है। 23 फरवरी को लेबनान के साथ
24 फरवरी को इजिप्ट के साथ और 3 अप्रैल जॉर्डन के साथ और 20 जुलाई को सीरिया के साथ शांति का समझौता करके फाइनली युद्ध विराम घोषित किया जाता है। इस युद्ध में इजराइल ने अपने करीब 6,773 लोगों को खोया था, जो उनके आबादी का 1% था, जिसमें करीब 4,000 सैनिक थे और बाकी आम जनता थी। और दूसरी तरफ अरब सेनाओं में करीब 8 से 10,000 लोग मारे जाते हैं। इस युद्ध का आर्थिक नुकसान कई गुना ज्यादा था और सबसे भयानक बात तो ये है कि करीब 7.5 लाख पैलेस्टीनी लोग अपनी जमीन को छोड़कर भाग गए थे। इजराइल की ताकत से आगे पैलेस्टीनी लोगों को घुटने टेकने पड़ते हैं और कई सारे लोग अलग अलग कंट्रीज में रिफ्यूजीज बन जाते हैं और आज भी उनकी स्थिति बहुत ही भयानक है। फिर भी हमें ये कहना चाहिए कि पैलेस्टीनी नागरिकों को हमास जैसे आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, इजराइल जैसे देश पे लगातार हमले नहीं करना चाहिए, बल्कि खुद के विकास पर ज्यादा फोकस देना चाहिए। पैलेस्टीनी नागरिकों ने अगर पहले से ही खुद के विकास पर ध्यान दिया होता तो आज परिस्थिति कुछ अलग होती। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को भी चेकआउट कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हमने 3000 सालों से यहूदियों पर कैसे अन्याय और अत्याचार हुआ और कैसे पैलेस्टाइन के एरिया में इजराइल का निर्माण हुआ, इसके बारे में हमने इस वीडियो में बात की है। जरूर चेकआउट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद।